So hello everyone, we have reached to the test number 15. अपने RTS में फुल सिलेबस टेस्ट था अगेन ये. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. पूछा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कौन दिखाएगा. आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CRT, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए हम लोग ICRT लिखते हैं. I इज वैन ऑफ फैक्टर, और वैन ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है. अगर 100% डिसोसिएशन हो तो यहाँ पे इसके लिए I इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3, इसके लिए I बराबर हो जाएगा 2, इसके लिए I विल बी इक्वल टू 1, और ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका भी I 1 हो जाएगा. तो ये जो 3 वाला I है ना, ये बेस्ट I हो गया. यानी इसका जो वैन ऑफ फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा है. तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा. दैट यू कैन सी हियर. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले सवाल में कहा गया टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आर. तो देखो ये जो O2 और O2 माइनस और O2 माइनस 2 लिखा हुआ है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर 0 से लेकर 8 तक है, 8 से लेकर 14 और 14 से लेकर 20, तो जब हम 14 से 20 वाले सेक्शन में जाते हैं तो इस टाइम पे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं कि 10 रहेंगे. 14 से 20 वाले सेक्शन में बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं कि वो कितने रहेंगे, 10 रहने वाले हैं. और इस वाले सेक्शन में 8 से 14 में एंटी बॉन्डिंग फिक्स होता है और वो होता है 4. तो अभी देखो इसका एटॉमिक मतलब इसका अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो 16 आएगा, इसमें 17 आएगा और इसमें 18 आएगा. बॉन्डिंग फिक्स है कि 10 होगा क्योंकि ये 14 से बाद वाले लोग हैं. तो एंटी बॉन्डिंग निकालना है. इसके अंदर 6, इसके अंदर 7, इसके अंदर 8. तो O2 के अंदर 6 हो जाएगा, O2 माइनस के अंदर 7, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो. तो ये जो बेंजोइक एसिड है इसमें अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा रहे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी लोगों से ज़्यादा हो जाती है. इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं. और ऑर्थो इफेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजोइक एसिड मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा. तो जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा. In Hoffman degradation reaction, the migration of only an alkyl group take place from the carbonyl carbon of the amide to the nitrogen. तो देखो ये है अमाइड CONH2 और इधर की तरफ लगा रहता है R. अब ये जो R है ये यहाँ से ना शिफ्ट होके इस पे आके जुड़ जाता है और 1 डिग्री एमीन बन के तैयार होता है. अब ये चीज यहाँ पर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और यहाँ पर एराइल ग्रुप भी हो सकता है. एल्काइल और एराइल दोनों ही हो सकते हैं. तो अगर सिर्फ एल्काइल ग्रुप बोला गया है हॉफमैन डिग्रेडेशन के लिए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ओनली एन एल्काइल ग्रुप इज नॉट करेक्ट. एल्काइल के साथ एराइल ग्रुप भी है जो इसमें शिफ्ट हो सकता है. दूसरा है द ग्रुप इज माइग्रेटेड इन हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम. ग्रुप जो है वो माइग्रेट करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम में. तो ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रीन बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में तो ये माइग्रेट करता है. मतलब फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. वैसे अगर स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाए, ओके, सो दिस इज नॉट असर्शन रीजन, तो स्टेटमेंट वाला है तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग देखेंगे कि क्या पूछा गया है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इसके अंदर पूछा गया है वेट, और वेट दिया गया और मोल पूछा गया. तो मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. वेट की वैल्यू इसमें दे रखी है 50 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट अगर इसका निकालोगे तो आएगा 342. दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 0.14 मोल हो जाएगा. यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन. DDT का पूरा नाम क्या होता है. तो DDT जब लिखा जाता है तो उसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन पे 3 क्लोरीन लगा हुआ है और इस वाले कार्बन पे पैराक्लोरो बेंजीन और पैराक्लोरो बेंजीन. सो दिस इज बेसिकली DDT. और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का नाम लिखेंगे तो 111
ट्राई क्लोरो, 2 और 2 पे लगा है बिस पैरा क्लोरोफिनाइल और है ये इथेन, तो पहला नाम करेक्ट हो जाएगा, द नेम विल बी फर्स्ट। ये स्ट्रक्चर आपको बना के दे रखा गया है, तो यू हैव टू जस्ट कीप इट इनटू द माइंड। Which of the following element have half filled f orbitals in their ground state configuration? तो आपको पता है f orbital half filled का मतलब f7 कॉन्फ़िगरेशन तलाश करना है। f ब्लॉक वालों में f7 कॉन्फ़िगरेशन किसके किसके पास है? एक तो यूरोपियम और गैडोलिनियम के पास f7 कॉन्फ़िगरेशन है, तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा बी एंड डी। और वहां पर पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने से बेटर है कि आई वुड से कि आप इसे याद रखें, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा। लीस्ट थर्मली स्टेबल कौन होता है? तो CCl4 SiCl4 और GeCl4 GeBr4। तो थर्मली स्टेबल होने में देखो, सबसे पहले तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम में अगर जाओगे तो नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, यहाँ साइज इंक्रीजेस एंड साइज इंक्रीजेस, सो बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, तो आई विल गो विद जर्मेनियम। और जर्मेनियम के साथ जो ब्रोमीन लगा हुआ है इसका भी साइज ज्यादा है, तो विद द सेम लॉजिक आई विल गो विद GBr4, ये लीस्ट थर्मली स्टेबल हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय SSPP एंड SP ओवरलैपिंग, तो जो सबसे अच्छा ओवरलैप क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक होती है s ऑर्बिटल, तो बेस्ट ओवरलैपिंग मिलेगी SS के अंदर, देन आफ्टर SP, और फिर मिलेगा PP के अंदर ओवरलैप, यानी फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट में ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। अब देखो ये फॉस्फीन का मतलब होता है PH3, ट्राईफिनाइल लिखोगे तो इसमें 3 तरफ बेंजीन रिंग लगा देनी, तो दिस इज ट्राईफिनाइल, लेकिन लोन पेयर तो यहाँ एक ही रहेगा, तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन इज यूनिडेंटेट। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये कभी लिगेंड नहीं बन सकता, तो B के साथ लगाएंगे, A के साथ फर्स्ट को लगाएंगे, B के साथ सेकंड को लगाएंगे, ये दो ऑप्शन तो मेरे पास से चले गए। सॉरी, B के साथ थर्ड को लगा रहे हैं, तो ये दो ऑप्शन चले गए मेरे पास से। अब C को चेक कर लेते हैं, तो इथाइलिन डाई अमीन इज अ डाइडेंटेट लिगेंड, C के साथ सेकंड आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा थर्ड वाला। इथाइलिन डाई अमीन इस तरीके से लिखा जाता है, इथाइलिन और इसके साथ डाई अमीन लगाते हैं, ये दोनों लोन पेयर होने के कारण दे कैन डोनेट, सो इट्स अ डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड। According to Bohr's theory, the energy required for an electron in the lithium plus 2 ion to be emitted from n is equals to 2 state। तो भाई n बराबर 2 है तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे -13.6 इंटू जेड, लिथियम का जेड कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन एन स्क्वायर, दूसरे वाले की बात करी जा रही है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के लिए जब ये एनर्जी कैलकुलेट करी जाती है तो कितनी आती है, यहाँ 9 से आपको मल्टीप्लाई करना, और ये जो चीज़ है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो पहला -3.6 होता है और दूसरा -3.4 होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उस नॉलेज को। 9 गुड़े 4 36 के 6 हासिल आई 3, 9 गुड़े 3 27 3 30, तो 30.6 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो इसलिए ये पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, इथेनॉल से तो ज्यादा एसिडिक होता है, ऑर्थोनाइट्रो, ऑर्थोमिथाइल, ऑर्थोमिथॉक्सी। देखो आपको पता है फिनॉल के अंदर अगर नाइट्रो ग्रुप लगा तो नाइट्रो कैसा ग्रुप है, इट इज NO2। ये जो ग्रुप है ये -M और -I शो करता है, और -M और -I एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो इस वजह से नाइट्रो लगने के बाद ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो फिनॉल कम एसिडिक बचेगा। KMNO4 is used as an indicator against both the titration of oxalic acid and Mohr salt, और KMNO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है, ये दोनों बातें सही हैं। देखो ये लिखा भी है दोनों KMNO4 वाले सेक्शन में डी ब्लॉक में, और ये इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल होता है टाइट्रेशन के दौरान में, और सेल्फ इसलिए है क्योंकि खुद का ये कलरफुल होता है, और जब वो टाइट्रेशन का टाइम आएगा तो कलर डिसअपियर वाली सिचुएशन आएगी, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। In the following 4 element, the ionization potential of which one of the following is highest? नोबल गैस के आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होते हैं, रीजन ये है क्योंकि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट है।
व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH होल थ्राइस इफ KSP। तो देखो यहाँ पर ये AB3 टाइप का सॉल्ट, AB3 के लिए 27s की पावर 4 ये फॉर्मूला है। तो KSP आपको दे रखा है कितना, 10 की पावर -38 इज इक्वल्स टू 27 इंटू एस की पावर 4। तो मेरे पास s का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1/27 और इंटू 10⁻⁻³ और इसका मैं पावर में 4 लूंगा। तो 38 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो इट विल बी 9.5, 38 डिवाइडेड और 9.5 तो नहीं, मैं इसको अगर यहाँ पे मैं 100 लिख दूँ, 100/27, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 की पावर -40। अब ये 4 करेंगे, इसका -40 का -10 हो जाएगा। तो क्या -10 वाला एक ही ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, इसका मतलब ये मुझसे ये करवाना चाहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27 से इसको काट के देखेंगे तो ये कितना आएगा, लगभग 3 दशमलव समथिंग के करीब आएगा। अब अगर ये 3 दशमलव आ रहा है और इसका मुझे पावर 1/4 लेना है तो मैं एक चीज़ तो सोच सकता हूँ कि ये 3 ही तो नहीं आएगा, मतलब 3 का पावर 1/4 करोगे तो 3 ही तो नहीं आ जाएगा। और बाकी इससे मैच करने वाला एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो बिना कैलकुलेशन के भी काम चल सकता है, लेकिन बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि दोनों क्लोज ऑप्शन थे, दैट्स व्हाई यू कैन से कि क्वेश्चन थोड़ा सा। N2Cl डाइजोनियम क्लोराइड है और इसको कन्वर्ट किया गया, डायरेक्ट NCERT का है, नाम लिखना है, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट सैंडमेयर नाम याद रखना है। थर्मल डिसोसिएशन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, और एक ये हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम है, CaCO3 सॉलिड से CaO सॉलिड बन रहा है और CO2 गैस बन रही है। तो इसका Kc लिखोगे तो ऑब्वियसली सिर्फ CO2 को लिखोगे क्योंकि बाकी लोग सॉलिड हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। Kp लिखोगे तो सिर्फ CO2 का लिखोगे, ये भी सही है। CaCO3 और CaO सॉलिड आर बोथ कांस्टेंट, ये बात भी सही है, इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, सॉलिड का यूनिटी होता है। CO2 गैस इज अ कांस्टेंट, ये गलत बात है, ये वेरिएबल होता है। CaCO3 CaO सॉलिड एंड CO2 गैस ऑल आर कांस्टेंट, ये भी गलत बात लिखी है। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा A, B एंड C ओनली। इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो सॉलिड होते हैं ना, उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? एनसीईआरटी में मेंशन है एक्टिनम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा और दूसरा नहीं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे आगे फ्लोरीन आएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। फ्लोरीन का आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 4, 4.0। ऑक्सीजन इज 3.5, नाइट्रोजन इज 3 एंड कार्बन इज 2.5। तो ये तो ऐसा डेटा है जो आपको याद भी रखना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। ड्यूरिंग दी चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी द रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में ये जो लेड सल्फेट है जो कि यहाँ पर +2 में दिख रहा है, ये बदल जाता है +4 में और सल्फेट बाहर आ जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, ये एनोड पर होता है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। क्लेमेंशन रिडक्शन इज अ वेरी पॉपुलर जिंक एमलगम प्लस HCl का इस्तेमाल किया जाता है, ZnHg/HCl। और इससे जो CO वाला ग्रुप है ये इस तरीके से लेते हैं, और CO जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल, इट इज चेंज्ड इनटू CH2। तो आपको एल्केन मिलता है आउटपुट के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? देखो ये क्रोमियम के साथ जो ये है डाइडेंटेट लिगेंड है, और जब डाइडेंटेट सिमेट्रिक लिगेंड लगता है तो उसमें GI नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है क्योंकि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इसी अपने टेस्ट सीरीज के श्रृंखला में सवाल 2-3 बार आ चुका है, तो आपको ये ध्यान भी रखना है, इट कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है डेल्टा H का वैल्यू दिया है, डेल्टा S भी दिया है, और कहा गया है कि मिनिमम टेम्परेचर बताओ। तो हम जानते हैं डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। अगर हम डेल्टा G को 0 लिख देते हैं तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू T डेल्टा S। यहाँ से टेम्परेचर निकालेंगे तो वो आएगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। टेम्परेचर की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा H की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 200, और डेल्टा S का वैल्यू है 40। एक बार यूनिट जरूर देखेंगे,
दोनों यूनिट सही लग रहा है, तो ये मेरा आ जाएगा 5 केल्विन। तो ये वो टेम्परेचर हो जाएगा जिस टेम्परेचर के मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। विटामिन डी हमारे शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी विथ यूरिन। तो ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो पहला लिखा हुआ है वो लिखा है विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये गलत लिखा हुआ है, इट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो असर्शन रॉन्ग है, लेकिन रीजन सही लिखा हुआ है क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल होता है और इसको यूरिन से एक्सक्रीट नहीं कर सकते हैं, ये सही बात है। तो असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, यानी फोर्थ सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो आइसोमेरिक है 2244 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन के साथ? तो पहले तो हेक्सेन बनाते हैं, यानी 6 कार्बन, ये हेक्सेन हो गया। 2 पे मैंने मिथाइल लगा दिया और 1 2 3 4 2244, तो ये हो गया मेरे पास 6 और 4 10 कार्बन का कंपाउंड। अब ये कह रहे हैं ये किसके साथ आइसोमेरिक है, तो 3 पे इथाइल लगा है, 2 डाई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, और 2 मिथाइल है मतलब 2 कार्बन यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए, तो 5 2 7 3 10, ये हो सकता है। 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, ये नहीं हो पाएगा, हेप्टेन है और आइसोप्रोपाइल, तो हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, 4 इथाइल 3 मिथाइल 4 एन प्रोपाइल ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब होता है 8 कार्बन, उसके साथ बहुत कुछ लगा रखा है तो इसे भी टिक नहीं करेंगे। 3 मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन 1 मिथाइल और 2 इथाइल लगा दिए, ज़्यादा कार्बन हो गए तो ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब ये गया मेरे ऑप्शन से, मैं सिर्फ कार्बन की संख्या गिन रहा हूँ। मेरे पास एक ये बचा पेंटेन, तो पेंटेन जरा बना के देखते हैं। 2 डाई मिथाइल 3 इथाइल, तो इसको देखते हैं। पेंटेन इज 1 2 3 4 5, 2 डाई मिथाइल और 3 पे क्या लगाने को कह रहे हैं, इथाइल, तो ये मैंने लगा लिया। 2 डाई मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन, तो सही है, ये इसके साथ आइसोमर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 2 7 3 10, ये मैंने 3 इथाइल पे ऐसा क्यों लिख दिया, यहाँ 2 कार्बन हुए ना, तो मतलब ये भी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ भी कार्बन की संख्या कम है, तो द ओनली करेक्ट आंसर विल बी 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। तो आप सिर्फ कार्बन काउंट कर ले, यू विल गेट द आंसर। द मेजर, नहीं, एक ये सवाल है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, सही लिखा हुआ है। फॉरवर्ड का एक्टिवेशन E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो ये दोनों बातें सही है। करेक्ट ही ढूंढना है तो पहला ही करेक्ट दिख रहा है। देखो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो ये E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा, और चूंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है कि इस पे HI का रिएक्शन कराओ। अब देखो HI का रिएक्शन जब हम लोग ईथर के ऊपर कराते हैं तो पहला जो निर्णय लेना रहता है वो ये लेना रहता है कि वी हैव टू गो फॉर SN1 और SN2। अब SN1 SN2 डिसाइड करने के लिए अगर एक तरफ कोई 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है या फिर रेजोनेंस वाला स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बन रहा है तो SN1 करते हैं, अदरवाइज हम लोग किस पे जाते हैं, SN2 पे जाते हैं, ये रूल होता है। तो अभी इसमें कहीं किसी तरफ मुझे कोई 3 डिग्री नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर ये CH3 लगा होता तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाता। तो अब मैं जाऊंगा SN2 पे। SN2 पे क्या होता है कि जो आयोडीन वाला हिस्सा है यानी नेगेटिव पार्ट, उसको उधर भेजेंगे जिधर लेस क्राउडिंग हो। तो इधर की तरफ देखो, यहाँ से तोड़ेंगे, इसको आयोडीन देंगे और इसको H देंगे, तो आवर प्रोडक्ट विल बी CH3I, along with that we will get CH3 CH3 और यहाँ पे H पहले से है और ये OH बन जाएगा, यानी करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। The 5d orbital are designated like this. Correct statement क्या, the shape of the first 3 orbital are similar but that of the 4th and 5th orbital are different. The shape of all 5d orbitals are similar. The shape of first 4 orbital are similar that of फिफ्थ में dz स्क्वायर। आपको पता है ये जो 4 ऑर्बिटल हैं डबल डम्बल हैं, एक ही इसमें ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक ही डम्बल होता है,
तो डबल डंबल के बजाय सिंगल डंबल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। शुरू की 4 का सेम शेप है, एक का डिफरेंट, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। nx इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ny इज द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, देन द मॉलिक्यूल। देखो जितना बॉन्डिंग ज्यादा होना चाहिए तभी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, बॉन्डिंग लोअर एनर्जी होता है तो मॉलिक्यूल स्टेबल तभी होगा व्हेन nx इज ग्रेटर देन ny। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। COF6 3 माइनस, तो कोबाल्ट होता है 4s2 3d7। अब ये 3d7 बनने के बाद +3 स्टेट पे कोबाल्ट है, तो 2 इधर से गए इधर से, तो 3d6 बन जाएगा। और फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीसीज विथ एन एटम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। MnO4 माइनस में निकालोगे +7 आएगा, इसके अंदर +3 आ जाएगा, NiF6 -2 +4 में है, इसको देखोगे तो सर्टेनली इट विल बी इन +6। CrO2Cl2 में अगर आप क्रोमियम का निकालते हैं तो +6 आ जाएगा। ऑक्सीजन -2 में है, 2 ऑक्सीजन -2 मतलब -4, और 2 -2 इधर से मिल जाएगा। 200 ml वाटर इज एडेड टू 500 ml ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन, मोलैरिटी निकालनी है तो हम M1V1 इज इक्वल्स टू लगा देंगे M2V2। M1 कितना है, M1 इज 500 ml इंटू 0.2, ये पहले की स्थिति है। बाद का ये कह रहे हैं 200 ml पानी मिला दिया गया, तो अब हो जाएगा वॉल्यूम 700 ml और मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 500 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 700, तो ये कैंसिल कर जाएगा, 5 गुणे 2 10, 1/7 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.1, आगे मुझे आंसर मिल गया 0.14 है ना, 28। और वैसे भी मोलैरिटी घटेगी तो इसमें से और कोई ऑप्शन सही नहीं हो, तो पानी मिलाने से मोलैरिटी घटती है, तो करेक्ट आंसर चौथा ही होना चाहिए। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 10⁻⁻4 mH+ ऑब्लिक H2। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, E सेल, या फिर यहाँ E इज इक्वल्स टू E0 -0.059/n लॉग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है। EMF मुझे निकालना है, E0 0 पता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसका E0 जो होगा वो 0 होगा, माइनस लिखेंगे 0.059/n जो है वो 2 है, क्योंकि 2H+ लेके तब एक H2 बनता है, एंड देन आफ्टर वील राइट लॉग। अब लॉग के बाद प्रोडक्ट रिएक्टेंट का सोचना है, तो H+ से H2 बन रहा है, तो H+ से H2 मतलब रिएक्शन में उधर की तरफ तो H2 होगा जो कि 1 atm है, और रिएक्टेंट साइड में 10⁻⁻4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं कि 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए तब ये H2 बना, तो यहाँ ना H का स्क्वायर होगा, इसलिए 10⁻⁻4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा, 4 गुणे 2 8, ऊपर जाएगा +8, +8 जब इधर की तरफ बाहर आएगा तो ये 2 से काटोगे 4 बन जाएगा, तो इट्स विल बी 0 - 0.06 मान लेते हैं इसको, इंटू 4 हो जाएगा ये, तो -0.24 के करीब आंसर आएगा, 236। आई एम हैप्पी विद दिस, तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, KW, इट इज इक्वल्स टू H+ और OH-, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, डिपेंड सिर्फ करता है किस पे, टेम्परेचर पे। ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिपेंडेंसी सिर्फ टेम्परेचर पर ही होती है। कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स, करेक्ट ऑर्डर फॉर SN1। देखो SN1 के लिए क्या किया जाता है कि आपको जो मिले उसमें से हटा के पॉजिटिव लगाओ, एक पॉजिटिव यहाँ लगाओ, एक पॉजिटिव यहाँ लगाओ, और एक यहाँ पर लगाओ, इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल जाएगी, इस पॉजिटिव को सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, ये 2 डिग्री बनेगा, तो नेक्स्ट नंबर पे C आ जाएगा, और पहले नंबर पे A आएगा, यानी करेक्ट ऑर्डर मेरा बन जाएगा B देन C देन A। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन, सही बात है, बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सत्य है। एल्डिहाइड कीटोन पोलर होते हैं और इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट किसकी तुलना में ज्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन की तुलना में,
तो पहला स्टेटमेंट सही लिखा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल, ये भी सही बात लिखी है। ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दोनों ही सही हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, तो तीसरा टिक करेंगे। नहीं, ये 2 बार लिख दिया गया है इनकरेक्ट, तो ये शायद कुछ नहीं, चौथा टिक करेंगे। इसमें थोड़ा ऑप्शन दाएं बाएं कर दिए गए हैं, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, ये चूज करा जाएगा। मतलब कहने का मतलब दोनों सही बातें लिखी हैं। एनसीईआरटी में आपको एल्डिहाइड कीटोन वाले सेक्शन में मिल भी जाएगा। मैनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉट स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर, बिकम स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, दिस इज ट्रू, सही बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन पहले ये माना गया था कि सिर्फ एंथैल्पी क्राइटेरिया बनेगा स्पॉन्टेनिटी का, तो उस हिसाब से एंडोथर्मिक को होना चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पे नहीं होते, हाई टेम्परेचर पे हो जाते हैं। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, और ये इसका रीजन भी है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखो किसी भी रिएक्शन में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, ये चीज है। अब अगर ये चीज पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, तो अगर ये ज्यादा बड़ा है तो ये रिएक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। जेल्डाल मेथड किसके ऊपर नहीं लगा सकते? नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, पिरिडीन, इन सब पे नहीं लगा सकते, ना नाइट्रो पे, ना एजो पे, और ना ही पिरिडीन पे, सब में नाइट्रोजन बाउंड है, तो इसके अंदर आप नहीं लगा सकते हैं। आइसोब्यूटेनल डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आइसोब्यूटेनल कैसे लिखा जाता है? तो ये हो गया ब्यूटेनल में आइसो लगा दिया CH3, तो ये कह रहे हैं कि ये कौन सा टेस्ट नहीं देता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट, सही बात है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए टर्मिनल मिथाइल होना जरूरी है, और यहाँ पे या तो OH हो H के साथ, और या फिर C डबल बॉन्ड O होते, नहीं देता है। इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन तो है इसके पास। असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, यानी तीसरा सही हो जाएगा। पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल क्लोराइड, द प्रेसिपिटेट thus obtained is insoluble in acetic acid. When precipitate is subjected to flame, then the color of the, देखो पोटेशियम क्रोमेट लिया गया, मतलब क्या लिया गया है? K2CrO4 is added to an aqueous solution of a metal chloride, एक मेटल क्लोराइड के साथ इन्होंने ऐड किया है, और उससे जो प्रेसिपिटेट बना है वो इनसॉल्युबल है किसमें? एसिटिक एसिड में। तो इससे जब आप मेटल क्लोराइड को मिक्स करोगे तो आपको एक नया मिल जाएगा, कौन? क्रोमेट, जो कि इनसॉल्युबल हो गया एसिटिक एसिड में। तो ये जो हिंट दिया गया है इसके अंदर कि ये इनसॉल्युबल है एसिटिक एसिड के अंदर, तो एसिटिक एसिड के अंदर इनसॉल्युबल का मतलब ये बेरियम का क्रोमेट बन रहा है, और बेरियम का अगर क्रोमेट है तो ये जो मेटल क्लोराइड होगा वो BaCl2 का होगा, और अगर हम इसका फ्लेम टेस्ट करेंगे तो आपको पता है बेरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है। कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से कौन सा ट्रू नहीं है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट? अ कैटलिस्ट चेंजेस द टेम्परेचर, यही रॉन्ग है। कैटलिस्ट टेम्परेचर क्यों चेंज करेगा? उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन विल चेंज व्हेन अ कैटलिस्ट एज, सही बात है, एक नया पाथ फॉलो करेगा। कैटलिस्ट प्रोवाइड डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी सही बात है। कैटलिस्ट चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये पहला ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 87 में देखो कहा गया है कि कंपाउंड A और C हैं, और उनको आपको दोनों के बीच में रिलेशन बताना है कि क्या है। तो देखो ये CH3CHO है, इसको जरा लिखते हैं इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं CH3 MgBr से, तो हमें पता है ग्रिग्नार्ड जब जुड़ता है तो नेगेटिव पार्ट आके यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ लग जाएगा CH3, और ऊपर MgBr लगेगा जो अल्टीमेटली OH बना लेगा, यानी ये बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो मेरा जो A बना है ना उसको मैं मार्क कर लेता हूँ, A इज CH3, देन आफ्टर C यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पर CH3 लगा, और ये H लगा हुआ, यानी ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया।
अब इसको H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, H2SO4 का मतलब ये डिहाइड्रेशन कराएगा, तो ये बन जाएगा एक एल्कीन, और एल्कीन में CH3CH पहले से है, डबल बॉन्ड CH2, तो ये एल्कीन बन के तैयार हुआ। इस एल्कीन का फिर कह रहे हैं HBO कराया गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आपको पता है मार्कोनिकॉफ नहीं चलता है यहाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ OH जुड़ेगा, तो इससे बन जाएगा ये 1 प्रोपेनॉल, यानी CH3 CH2 CH2 और OH लग जाएगा। अब ये है C और ये है A, इनके बीच में अगर रिलेशन देखा जाए तो ये पोजीशन आइसोमर्स है, वो 2 प्रोपेनॉल है, ये 1 प्रोपेनॉल है, तो दे आर पोजीशन आइसोमर्स, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। इसमें मैच करना है लिस्ट को, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, ये आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है। कॉपर 523 अगर 100 ATM पे लोगे तो यू आर गोइंग टू गेट एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन से सीधे मिलता है क्या, एल्कोहल। अगर 1 डिग्री होगा तो CH4 के साथ मैंने कॉपर 523 लगाया तो मुझे क्या मिल गया, मीथेनॉल मिल गया। अब इसी के साथ MO2O3 लगाएंगे तो इट विल गिव मीथेनल, एंड देन आफ्टर अगर ये एसिटेट लिया है तो एसिटिक एसिड मिलता है, और KMNO4 से ऑक्सीडेशन किया है तो यू विल गेट एल्कोहलिक ग्रुप एडेड एट द 3 डिग्री कार्बन। तो ये प्रोडक्ट हो जाएंगे, मैच कर लेते हैं, ए के साथ थर्ड एक ही ऑप्शन में लगाया है, तो करेक्ट आंसर 88 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में देखें, कहा गया कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द कार्बोनिल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो कार्बोनिल कार्बन एटम ऐसे लिखा जाता है CO, तो ये sp2 है, सही बात लिखी है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी सही बात है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें पोलर होता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, और कार्बोनिल कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, अगेन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो आई विल गो विथ A B C and E, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। लासाइने टेस्ट में एक्सट्रैक्ट को बॉईल करते हैं HNO3 के साथ, जब आप हेलोजन के लिए टेस्ट कर रहे होते हैं। कारण ये है क्योंकि Na2S NaCN जो बने हैं वो डिकम्पोज हो जाएं और टेस्ट को डिस्टर्ब ना करें, दिस इज द रीजन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्ट नंबर 15। अगले टेस्ट आई थिंक 1 या 2 ही टेस्ट अब बचे हुए हैं, तो 2 टेस्ट और बचे हैं, उनके सॉल्यूशन के साथ फिर मुलाकात होगी। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।